नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे खंडग्रास सूर्य ग्रहण की। सूर्य ग्रहण जो 25 अक्टूबर 2022 कार्तिक अमावस मंगलवार को घटित होने जा रहा है। वैसे तो जो सूर्य ग्रहण है ये एक खगोलीय घटना है, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है। सूर्य के इर्द गिर्द पृथ्वी और सारे ग्रह घूमते हैं, और जब ये ग्रह अपने घूमते घूमते सूर्य के सामने भी आते हैं, सूर्य के पीछे भी जाते हैं, जब सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो पृथ्वी है ये सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, और जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का उपग्रह है, ये पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसी अपनी कक्षा में जब ये भ्रमण करते हुए जो चंद्रमा है सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो जो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो उस काल को जितनी देर के लिए पड़ती है, तो उस काल में हमें सूर्य पे एक धब्बा सा नज़र आता है। वो चंद्रमा की परछाई जो होती है, जो सूर्य हमारी धरती पे पड़ती है, तो उतनी देर में हमें वो सूर्य नहीं दिखता, उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉमिकल यानी कि खगोलीय घटना है। ये वर्ष में 4 बार, 5 बार, 6 बार भी घटित हो जाती हैं। चंद्रमा और सूर्य ऐसे ही ग्रसित होते रहते हैं। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। जब सूर्य और धरती के बीच चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो जब इसका जो पुराणों में वर्णन है वो इस प्रकार है कि वो राहु केतु, जब समुद्र मंथन में राहु अमृत पी गया था, जब देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था, तो विष्णु मोहिनी रूप धर के उसको अमृत पिला रहे थे। तो कुछ घूंघट उसके गले में अभी उतरे भी नहीं थे, तो उसने अभी मुंह में डाला ही था अमृत। तो सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इशारा किया, जो मोहिनी रूप धरे हुए थे, कि ये तो राक्षस है जो देवताओं का रूप बना के बैठा है। उसी वक्त विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का गला काट दिया था, मगर क्योंकि अमृत की कुछ बूंदें अंदर चली गई थी, तो इसलिए राहु 2 भागों में विभाजित हो गया। सर वाले भाग को राहु और धड़ वाले भाग को केतु कहते हैं। मगर भगवान के हाथों से उसका मोक्ष हुआ था, इसलिए वो उसे ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। और इसलिए ये याद करने के लिए कुछ कहानियाँ हमारी पौराणिक बनी हुई हैं कि राहु केतु इस प्रकार चंद्रमा और सूर्य के, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी, उसको ग्रस लेते हैं समय समय पर। तो ये एक पौराणिक इसकी मान्यता है। बाकी तो ये एक वैज्ञानिक घटना है, क्योंकि जो सब ग्रह घूमते हैं पृथ्वी के ये सूर्य के इर्द गिर्द अपनी कक्षा में, तो उनसे ये घटनाएं होती हैं। मगर ज्योतिष ये मानता है कि जो भी ब्रह्मांड में घटना होती है उसका जो असर है वो धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव, वनस्पति, सब्जियां, फल, पशु सब पर पड़ता है। कहते हैं यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी कोई घटना होती है या कोई भी ग्रह की जो मूवमेंट्स होती हैं, उसका धरती पर रहने वाले लोगों पर, पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर अवश्य प्रभाव पड़ता है, अच्छा या बुरा। ये अनुभव में भी देखा गया है कि ग्रहों की जब राशियां बदलते हैं या कोई बड़ी घटना होती है, तो उसके बाद जो उसका प्रभाव है खगोलीय घटना का पृथ्वी पे देखने को मिलता है। संपूर्ण भारत में ये जो ग्रहण खंड ग्रहण के रूप में लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारत में दिखाई देगा ये 65% तक दिखाई देगा, तो इसे हम खंड ग्रहण कहते हैं। खंड ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, और पूर्वी भारत को छोड़कर, पूर्वी यानी कि असम और नागालैंड वगैरह के कुछ हिस्सों को छोड़कर समस्त भारत में ये ग्रहण है, ये दिखाई देगा। भारत में ग्रहण का मोक्ष होने से पहले ही सूर्यास्त हो जाएगा, यानी कि जब ग्रहण लगा हुआ होगा तभी सूर्यास्त हो जाएगा। तो ग्रहण का जो प्रारंभ है ये भारतीय समय अनुसार दोपहर के 2:29 पर होगा। इसका जो ग्रहण का मध्य है वो 4:30 बजे होगा शाम को, और ग्रहण समाप्त शाम को 6:32 पे होगा। ग्रहण की कुल अवधि जो है वो 4 घंटे 3 मिनट की है। क्योंकि ये भारत में जो ग्रहण है ग्रस्तास्त है, यानी कि ग्रहण लगे लगे ही सूर्य अस्त हो जाएगा, अतः सूर्य अस्त ही इस ग्रहण का समाप्ति काल माना जाएगा। उत्तरी भारत में ग्रहण का परमग्रास सामान्यतः 60%, और कई भागों में इसका असर इससे भी कुछ ज़्यादा होगा,
श्रीनगर में तो इसका जो ग्रास मान है, यानी कि जितना ग्रसित होगा वो 65% तक होगा। और ज्यों ज्यों हम दक्षिण की ओर जाते जाएंगे, दक्षिण के जो प्रांत हैं वहाँ पे जाते जाएंगे, तो वहाँ पे परम ग्रास 1 से लेके 20% तक इसका जो परम ग्रास है वो होगा। जलंधर, दिल्ली, जम्मू, कुरुक्षेत्र, शिमला में इसका परम ग्रास 55 से 62% तक होगा। इन जिलों में, इन शहरों में इसका जो परम ग्रास है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस ग्रहण का सूतक, जो सूतक को मानते हैं, जो लोग पूजा पाठ करते हैं या ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो इसके सूतक से ही अपने कार्य, जो शुभ कार्य हैं, बंद कर देते हैं या पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो ग्रहण का काल है, ये पूजा पाठ या सिद्धि जो करते हैं मंत्र सिद्धि के लिए, जैसे दिवाली की रात होती है या होली की रात होती है, उसी प्रकार ग्रहण का ये काल है। जो मंत्र सिद्धि करते हैं उनके लिए बड़ा विशेष काल होता है। तो वो सूतक को लेके चलते हैं कि अगर इसका सूतक 12 घंटे पहले, यानी कि रात के 2:30 बजे प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक अमावस और मंगलवार, यानी कि भौमवती अमावस जिसे कहते हैं, इसको सूर्य ग्रहण घटित होने से इसका जो महत्व है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस दिन किया हुआ दान, तीर्थ, तर्पण, श्राद्ध आदि का विशेष और अनंत महत्व होगा। भारत के अतिरिक्त ये खंड सूर्य ग्रहण अधिकतर यूरोप, मध्य पूर्वी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तथा उत्तरी हिंद महासागर में दिखाई देगा। यूरोप के लगभग सभी देशों में ये दिखाई देगा। इन देशों में ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण प्रारंभ से समाप्ति तक देखा। जब भी सूर्य उन देशों में उनके समय अनुसार जब भी सूर्य ग्रहण ये लगेगा, तो ये जब तक अस्त नहीं हो जाएगा या सूर्य ग्रहण का मोक्ष नहीं हो जाएगा तब तक देखा जा सकेगा। सूर्य ग्रहण काल में भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। भगवान सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र और सूर्याष्टक स्तोत्रों से जाप करना चाहिए। या सबसे बढ़िया होता है कि जो आपके इष्ट हों, जिस भगवान की आप पूजा करते हों, उसका आपको अपने मनोस्थिति को अनुकूल रखते हुए उसका जाप करना चाहिए, क्योंकि इस काल में किया हुआ जाप अनंत पुण्य देने वाला होता है। इसमें जो पुरानी धारणाओं के अनुसार पका हुआ अन्न और जो कटी हुई सब्जियां, फल वगैरह हैं, उनको ये ग्रहण दूषित कर देता है। तो मगर आजकल तो वैज्ञानिक साधन आ गए कि हम जो पहले सब्जियां खुले में होती थी या खुले आकाश के नीचे रसोइयाँ होती थी, मगर आजकल तो जैसे आप फ्रिज वगैरह में रखते हैं, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि ऐसी चीज़ों में आप कुशा डाल के रखें, यानी कि कुशा के तिनके डाल दें। तो उन पे जो ग्रहण काल की जो रेडिएशन होती हैं या जो भी उनकी जो गलत जो उनका प्रभाव होता है वो उन पे नहीं होता। तेल से पके हुए अन्न में या खुश्क सब्जियों में या अन्न में किसी भी चीज़ को डालने की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये ग्रहण स्वाति नक्षत्र, भारत में स्वाति नक्षत्र और तुला राशि में घटित होने जा रहा है। तो तुला राशि वाले लोग, जातक या जिनका नक्षत्र स्वाति, चंद्र नक्षत्र, जन्म नक्षत्र स्वाति है, उनको विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। उनको कोई भी 2-3 महीने रिस्की कामों से बचना चाहिए। किसी प्रकार का भी रिस्क उनको नहीं लेना चाहिए जो उनके लिए आगे को जाके, क्योंकि ऐसे जब ग्रहण राशि पे घटित होता है तो चोट और हानि, धन हानि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उन्हें अपने ड्राइविंग में ख्याल रखना चाहिए, ड्राइविंग में सावधान रहना चाहिए, और कोई नए निवेश में 2-3 महीने का उसमें अच्छी तरह सोच विचार करना चाहिए। ये सूर्य ग्रहण कार्तिक अमावस मंगलवार को स्वाति नक्षत्र, प्रीति योग तथा तुला राशि में घटित हो रहा है। देश में दुर्भिक्ष, भय, चोरी के भय और फसलों में कुछ किसी तरह की हानि, और जो सब्जियों की, विशेषकर वो सब्जियां, वो अन्न जो वायु कारक होते हैं, जैसे मटर, उड़द, राजमा और चने आदि, इनमें महंगाई का बहुत योग बनेगा। देशों में जो अपने कोई भी देश हैं, आपस में बैर भाव बढ़ेगा और युद्ध का जो वातावरण है हर वक्त मंडराता हुआ नजर आएगा। उसके बावजूद कुछ सुनामी की या भूकंप आदि की घटनाएं, या सूर्य ग्रहण, ये सूर्य की राशि, ये तुला राशि पर हो रहा है और सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो इसलिए अग्नि आदि जो
कई कांड हैं, यानी कि अग्नि से भी भय रहेगा। और ये जो ग्रहण है, वैसे तो जो ग्रहण का असर होता है ये सामूहिक होता है। इसे हम व्यक्तिगत, मैं तो नहीं मानता कि सूर्य ग्रहण का आपके पे भी असर हो, मेरे पे भी हो। ये सामूहिक जब भी होता है तो ये सामूहिक असर होता है, यानी कि पूरा जैसे कि किसी संस्था पे, समाज पे, या जिससे बहुत ज़्यादा आदमी प्रभावित हों, इसका असर वैसा होता है। मैं नहीं मानता कि कोई व्यक्तिगत रूप से किसी को भी ग्रहण कुछ कहता हो, मगर जिस राशि पे या जिस नक्षत्र पे ये ग्रहण होता है उनको ज़रूर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और वृष, सिंह और धनु राशि वालों को ये ग्रहण बहुत अच्छा रहेगा। मीन, तुला और कर्क राशि वालों को इनको अब सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मीन से अष्टम में हो रहा है, तुला की राशि पे हो रहा है, तुला राशि पे हो रहा है, और कर्क के चतुर्थ स्थान में हो रहा है। तो इन राशि वालों को थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। बाकी मिथुन, कन्या, कुंभ, मेष, वृश्चिक, मकर, इन 6 राशि वालों के लिए इसका फल सामान्य रहेगा। ग्रहण काल में जो सबसे ज़्यादा मुझे फ़ोन आते हैं कि इसमें उपाय क्या करना चाहिए। जहाँ तो जल की व्यवस्था हो, अगर आपके समीप कोई नदी नाला कोई है, या नदी नाल नहर चलती हो कोई भी, तो उसमें जैसे हमारे पंडित जी ने बोला हुआ है कि सूर्य के दुश्मन ग्रहों की चीज़ें, यानी कि राहु, केतु और शनि की चीज़ें उस वक्त जल प्रवाह करनी चाहिए। जिनमें क्या होता है कि आप 100 ग्राम जौ ले सकते हैं, 100 ग्राम उड़द ले सकते हैं, 100 ग्राम काले तिल ले सकते हैं, 100 ग्राम साबुत बादाम ले सकते हैं, और एक सूखा नारियल ले सकते हैं। ये 5 चीज़ें जल प्रवाह कर दें। जब हम छोटे थे तो हम लुधियाना के पास सतलुज थी, वहाँ ग्रहण के लिए जाते थे, तो पंडित जी के तो बहुत शिष्य थे पंजाब में। तो ये 70s की बातें हैं, वहाँ तो सतलुज ऐसे भर जाती थी नारियल और बादामों से, जैसे तैर रहे होते थे, कि बहुत लोगों से वो करवाते थे। वो तो कह देते थे कि इस ग्रहण में सभी को ये चीज़ें का दान या जल प्रवाह करनी चाहिए। अगर जहाँ भी ये चीज़ों का आप दान या जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं है, जैसे जो यूरोप के देश हैं, अफ्रीका के और यूरोप के देश हैं, वहाँ जल प्रवाह करने में भी बड़ी समस्या है। वहाँ जल को प्रदूषण नहीं आप कर सकते, यहाँ पे दंड देते हैं या जो भी है। तो आप इन चीज़ों में से कोई भी चीज़, या 4 चीज़ें या 5 चीज़ें आप किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। या अगर कुछ भी व्यवस्था ना हो तो इन 4 चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड करके इनका चूरा बना के आप इनको पीस के आप पक्षियों को डाल सकते हैं, या चींटियों आदि को भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार इस ग्रहण को कुछ ना कुछ दान अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को ज़रूर करना चाहिए। इसलिए जो 25 तारीख को 2022 25 अक्टूबर कार्तिक अमावस को जो ग्रहण हो रहा मंगलवार को, तो उसके विषय में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, और उसका ये आपको मैंने उपाय भी बताया। लाल किताब कहती है कि जिनकी कुंडलियों में सूर्य राहु, सूर्य केतु, सूर्य शनि, अगर ये 3 जुतियाँ हों, तो उन्हें ग्रहण काल में, सूर्य ग्रहण काल में अवश्य ये कोई दान पुण्य या जल प्रवाह ये चीज़ें करनी चाहिए। तो आप अपनी कुंडली देखिए, अगर उसमें सूर्य राहु, सूर्य केतु या सूर्य शनि की युति है, तो आप इन चीज़ों का दान या जल प्रवाह कर सकते हैं। आज बस इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ फिर मिलूँगा। नमस्कार।